So today's topic is Outer Space Treaty. We have already covered the Airspace Treaty. Just for sake of understanding, I have just depicted this map. If we see, this is the Earth. Below the Earth or along with the Earth, you will see the sea, then deep sea. The sea is governed by the Law of Sea, United Nations Convention Law of Sea 1982. That is a separate topic in itself. There are separate issues, South China Sea issues, wherever there are the resources, mineral excavation, the security issues, the soft power, वो you know the under international laws ये issues हैं और they will be continue. अब आ जाइए, today in the today's class we are more concerned with the outer space. The moment we move upward side of the earth, this is the earth globe, up to the where the airspace finishes and outer space starts. So it is accepted up to the 100 kilometer height in the space, the airspace finishes. So your Chicago Convention 1944, which we had already covered in the last class. So these entire issues in the airspace is governed by the Chicago Convention 1954. Generally, just for sake of interest, you might be thinking up to at what height these aircrafts might be flying. So generally it is 31,000 to 38,000 feet, 6 to 7 miles. So just above the earth. Or sea, the airspace is still 100 kilometers. But US treats this limit 80 kilometers. Again, it is an international law. There is no binding as such. So after this, the airspace, the outer space starts. It goes upwards. There is no limit. But generally up to the height of 2000 kilometer, low Earth orbit. The orbit you see, na, the satellite revolves around that body. ठीक है ना? That is called orbit, that circle. अरे तुमने साइंस में पढ़ा होगा भैया आपके, ठीक है ना? That is the orbit. ठीक है? तो that is the low Earth orbit. और मोस्टली जो अपने सैटेलाइट्स हैं वो आपके लो अर्थ ऑर्बिट्स ही हैं. और इंडिया के जितने भी मोस्टली आपके ऐसे तो जियो स्टेशनरी आपके सैटेलाइट्स भी हैं, बट यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट्स में आपके जैसे आपके जितना डाटा आपका जैसे गूगल आपका चलता है, ये आप देख रहे हो जहाँ भी गए आपने गाड़ी में गूगल लगाया, ठीक है ना? तो जीपीएस जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो किससे, तो यहाँ से और ये आपके सैटेलाइट भेजे जाते हैं और वो आपके रिमोट सेंसिंग से वहाँ से वो पिक्स लेंगे और आपको भेजते हैं, ठीक है ना? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें. मगर आपको किसी की टेरिटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप वहीं से आप इमेज लेंगे और उन इमेज को भेजेंगे वापस, ठीक है ना? और आप उससे बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना? तो कुछ टाइम पहले ये लगा होगा कि यार ये यहाँ पे फिजूल में सैटेलाइट भेजना और ये पैसे की बर्बादी है. अब यहाँ पे जो एक इंटरनेशनल आपका स्पेस स्टेशन है ISS, ठीक है ना? ये तकरीबन 408 किलोमीटर की हाइट पे है. तो जब मैं ये सारे इसको पढ़ रहा था, एक पिक्चर बना रहा था अपने माइंड में, तो क्या ये कैसे क्या चीजें चलती हैं, ठीक है ना? तो यहां पर ये 408 किलोमीटर का जो मैंने बताया है कि यहां पर आपका एस्ट्रोनॉट यहां पे जाते हैं. अब उसके अलावा तो हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ठीक है ना, ये मिशंस. चंद्रयान 2 तो हमारा रोवर नहीं मिला था, वो लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी, बहुत सारा पैसा भी हमारा लगा. और जब के सिवान जो इसरो के चेयरपर्सन थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब बाई चांस उसको लाइव प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे थे उस दिन, जो वो फेल हुआ तो सिवान साहब अपने इमोशंस रोक नहीं पाए और वो प्राइम मिनिस्टर के कंधे लग के रोए भी थे और वो पूरा काफ़ी मीडिया में कवरेज हुआ था उसका. तो सी डेडिकेशन ऑफ दो साइंटिस्ट, ठीक है ना? दे आर द ट्रू जैम ऑफ इंडिया, नॉट यू एंड मी. सुनिए बात, हम तो यहाँ सेक्शनों को रट्टा लगाते हैं, दे इन्वेंट. समझ मेरी बात आपके? तो यहां पर आपका जो
इसरो है। अभी हम ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सैटेलाइट का जो वॉर है, अब ये हुआ कि हम अगर वहां पर अपने सैटेलाइट जाता है और अपना फ्लैग लगा दिया, क्या वो टेरिटरी अपनी हो जाएगी? अगर यूएस, देखिए इसमें यूएस और जो रशिया, यूएसएसआर उसमें पहले इन दो का डोमिनेंस था, ठीक है। तो जब इन दो कंट्रीज का डोमिनेंस था, तो जो छोटे कंट्रीज हैं उनको लगा कि कहीं ये पूरा का पूरा आउटर स्पेस, ये जो बिग शॉट्स हैं इनके द्वारा कैप्चर ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे नासा है आपकी नेशनल एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे नासा ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, जैसे अपनी इसरो है, इसरो का जो मोर फोकस रहा है वो रहा है आप R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। नासा उससे बहुत आगे निकल चुका है। आपका रोस्कोमोस है जैसे रशियन है, आपकी ESA है, तो कुछ जैसे कुछ कंट्रीज ने मिलके, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज उसमें, तो उन्होंने एक फंडिंग बना के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। एक्चुअली यूएस ने भी एक पहले स्पेस स्टेशन बनाया था अपना, और वो उन्होंने अबेंडन कर दिया कुछ टाइम के बाद, और वो जब अगर उस पर वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है तो उसका ऑर्बिट कम होता होता और वो क्रैश हो गया। तो फिर इन्होंने मिलकर देखा कि देखिए ये आज तक का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी एक कंट्री के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये कंट्रीज़ ने मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। तो इसमें एक साथ आई थिंक 13 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं, तो कभी जनरली 6 या 7 रहते हैं एक साथ, और वो 6 महीने से ज़्यादा, मैं एक देर कहता एक एस्ट्रोनॉट ने लगाए हैं शायद 10-11 महीने। अदरवाइज क्योंकि एयर स्पेस में आपका ग्रेविटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो आप उसमें फ्लोट करते रहते हो। जब उनको सोना भी होता है तो अपने आप को टाइट करके सोते हैं वो वहाँ पर, सुना रही बात आपको। तो उसके अंदर भी आप उस कैप्सूल के अंदर भी तैरते, स्विमिंग करते रहते हो। तो ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है और लेकिन साथ में काफ़ी चैलेंजिंग भी है। तो उस वजह से इस पर ड्यूरेशन कम रखा जाता है, फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। और उसमें जैसे इस एस्ट्रोनॉट का जो मैं देख रहा था इसमें कि ये एस्ट्रोनॉट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे जैसे ये, फिर इसके विंग्स ही ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये एक साथ नहीं बना, जैसे एक कमरा बना के फिर दूसरा कमरा बना के और इस तरीके से पूरा एक बड़ा महल बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट होती रही है। तो एक पार्ट इसमें रशिया का है, एक इसमें USA का है, ठीक है ना। तो जापान वगैरह भी इसमें लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे इस तरीके का ये रिसर्च करते रहते हैं। और फिर इसके अलावा देखिए आप, ये तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अब मून के ऊपर है। अब मून के ऊपर क्या है कि आइस के पैचेज मिले हैं, ठीक है। अब सोचने की बात है, जो भी हम काम करने जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली इसका यूज क्या है। सबसे पहला जब ये चीजें चली तो पहले तो चलती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस द सिक्योरिटी apparatus is in place, then the idea of commercialization, तो कमर्शलाइजेशन का आइडिया आता है। तो कमर्शलाइजेशन कैसे है? अब जीपीएस है, यू विल फाइंड इन ईच मोबाइल जीपीएस। कहीं चले देख लीजिए, चाहे इंडोनेशिया में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे यूएस में बैठे हो, जीपीएस यूज कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट सारी के सारी जो टॉप नॉच कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की भी, आपकी चाहे वो मेटा की गूगल हो, आपकी फेसबुक हो, आपका ट्विटर हो, सारी के सारी की ये है कि यूएसए इज वेरी लकी कंट्री कि वहाँ पर जो सारा का सारा जो टैलेंट बैठा है और सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर पावर भी है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया का जब ये चला हुआ है वो, तो जो यूएस की कंपनीज थी जो, तो उन्होंने सारा का सारा अपना बिजनेस, अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, तो इससे करोड़ों का नुकसान हुआ रशिया को। तो इस तरीके से सी कि एक स्टेट के पास तो पावर है ही, स्टेट के अंदर जो एंटिटी, प्राइवेट एंटिटीज हैं, सॉफ्टवेयर एंटिटीज हैं, उनकी भी काफ़ी एक सॉफ्ट पावर है। तो यहाँ पर जो नासा है, अब नासा का एक कोलंबिया था स्पेस शटल जो क्रैश हो गया था, जिसमें आपके करनाल से जो हमारी कल्पना चावला थे, तो वो सारे के सारे लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो सारे के सारे क्रैश, सबकी डेथ हो गई थी। तो उस समय यूएस के सामने एक चैलेंज आया, तो यूएस ने क्या किया, रशिया के से हेल्प लेके और उनके लॉन्चर के थ्रू अपने सैटेलाइट लॉन्च करते थे, ठीक है ना। लेकिन फिर नासा को लगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं इसमें, क्यों ना हम प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंडक्ट किया जाए। तो प्राइवेट प्लेयर्स में अब वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो उनके बिग शॉट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसे आपका स्पेस एक्स है, ठीक है। स्पेस एक्स एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज के दिन, ठीक है।
आपकी ब्लू ओरिजिन है, विर्जिन गैलेक्टिक है, बोइंग है, जो आपके बड़े बड़े ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, बोइंग लिखा भी देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे कि ये मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। तो आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो भी यूएस की हैं, जो आपकी एयरक्राफ्ट की हैं आपकी, वो भी इसकी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से प्राइवेट प्लेयर्स को इंडक्ट करना शुरू किया कि नासा के लिए इतना पैसा अकेला, देखिए एक कंट्री को बहुत कुछ देखना होता है, तो वो अगर सारा सब्सटेंशियल पोर्शन पैसा अगर नासा का लगा दें तो कई बार ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि ₹1 खराब हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो आपके $500 बिलियन, $100 बिलियन इस तरीके से पैसा आपका जाता है और वेस्ट हो गया वो। तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया और प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बाजी मारी स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स ने तो बोल दिया कि हम मून के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे प्लॉटिंग होती है ना, प्लॉट कटते हैं, एक कॉलोनी बना दी, रजिस्ट्री सेल डीड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस एक्स ने बोला कि हम स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और आपके जो मून के ऊपर है प्लॉटिंग करेंगे। तो बड़ा एक आइडिया था और उन्होंने बुकिंग भी की, ठीक है। तो इस तरीके से सेम जो परसूट है दूसरी कंपनियां भी ट्राई कर रही हैं अभी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो आने वाला जो टाइम है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी होने वाला है। और अब स्पेस में क्या है कि अगर आपने अभी मून के ऊपर देखिए, अगर पानी के पैचेस मिलने हैं, आइस मिली है, तो पक्का ऑक्सीजन, पानी बनेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा तो लाइफ सर्वाइवल होगा, लाइफ सर्वाइवल होगा, बाकी का काम तो बोला हम कर लेंगे अपने आप, ठीक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से अब देखिए मिनरल से हीलियम-3 आइसोटोप है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो बहुत महंगी चीज़ है। तो आपको पता है कि अगर वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, प्लेटिनियम है वो आपके पास अवेलेबल है, तो फिर तो क्या चाहिए स्पेस से। तो स्पेस तो सोने की मुर्गी है। तो आप जाइए, एक्सप्लोरेशन कीजिए। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ विद दिस बैकग्राउंड, हमारा जो इसरो था स्पेस, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया, अब उसने R&D पे ज़्यादा काम किया। अब यहाँ पर सबसे पहले 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया इंडिया ने, और उसमें अब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया तो उस पर भी यूएस ने क्या किया कि सैंक्शंस लगा दिए थे काफ़ी। और उन्होंने बोला कि जो ये प्लेटिनियम था ये तो हमने इस तरीके से हमने MOU साइन किया था कि ये पीसफुल पर्पज के लिए यूज़ करेंगे, तो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के लिए नहीं होगा। तो वहाँ पे इन्होंने ब्रीच किया, तो उनका ऐसा एलिगेशन था। और उस समय हम इतने पावरफुल उसमें स्लॉट में नहीं थे। लेकिन आते आते 1998 11 मई को इनफैक्ट इंडिया टेक्नोलॉजिकल डे बनाता है, क्योंकि उसने हमने 3 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे राजस्थान में, पोखरन में, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और ऑपरेशन शक्ति उसको नाम दिया गया था। तो उसी समय क्या किया, यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, इंक्लूडिंग सम वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो। लेकिन वो करते करते नवंबर तक ऑलमोस्ट लिफ्ट हो गए थे। इससे हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम करके चीज़ें सेटल हो गई, क्योंकि 98 में इंडिया काफ़ी बदल चुका था, जो कि 74 में था। और 1998 से लेके और आज हम 2022 में, उससे भी हमने काफ़ी ग्रोथ किया है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ किया है, सॉफ्ट पावर भी बढ़ी है। अब फिर क्या सोचा है कि इसरो ने कि एक एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया, एक आपकी बिजनेस विंग्स यू कैन से कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश की गई कि आपके, अब इसरो ने क्या है कि जनरली 250 से ज़्यादा सैटेलाइट, वो मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट छोड़ चुके हैं। दूसरे कंट्रीज आते हैं, जैसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आपके मिडल ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो नासा के पास जाएंगे तो नासा विल चार्ज हैवीली। तो फिर क्या है, चलो इंडिया में इसरो के पास अप्रोच करते हैं, उससे काफ़ी कम रेट पर, जब हमारा वही सैटेलाइट अगर इसरो लॉन्च कर रहा है तो हम इसरो को पे करेंगे। तो अंतरिक्ष इस पर्पज से बनाया गया। और फिर आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया 2009 में, और ऐसे इन स्पेस ई प्रोग्राम चलाया बाद में। तो ये बेसिकली हमने भी उसको नासा को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इंडिया जो है वो यूएस के पैटर्न पे, जो इसरो है वो नासा की तरह क्यों नहीं फ्लोरिश कर पाया। उसका रीज़न एक तो फंडिंग है, उनकी फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है,
और वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं, बिग शॉट्स हैं आपके, चाहे वो अंबानी हैं, अडानी हैं, आपके टाटा ग्रुप हैं, इन्होंने अभी स्पेस में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। तो जिस दिन अगर ये लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, हो सकता है कि, लेकिन ये सारी की सारी स्पेस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने में और हैंड ओवर करने में और ये कोलैबोरेशन में इसरो के साथ चलेंगे, तो इट विल टेक नेक्स्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट। और अभी तो मेरे को लगता नहीं कि लोग अभी तो ऑयल में, टेलीकम्युनिकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं, स्पेस में अभी तक किसी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, ठीक है ना। कोई अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है इसरो के साथ, मेरी अभी तक की जो नॉलेज, जो मैंने गूगल पे सर्च किया। तो अगर ये पता नहीं अब ये नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स लेते हैं, फिर उसका 10 ईयर्स में जाके, तो अभी 15-20 साल से पहले तो मेरे को कुछ लगता नहीं है कि इस तरह के जो बिग शॉट्स हैं वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कि स्पेस एक्स ने जो काम किया है या इस तरह के। एक मैं ये भी देख रहा था कि जो यूएस में जो बिजनेस मैन है, ये देखा जा रहा है कि ये जो काफ़ी यंग है ना, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो रिस्क भी ले रहे हैं। हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन हैं ये रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये वही वेंचर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे साफ साफ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखिए ये आपका स्पेस एक्स का ऑनर कौन है? एलन मस्क। अब एलन मस्क की एज भी कम है, एडवेंचरस है, मल्टी बिजनेस है, पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है और काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा है ना। तो लेकिन अपने इंडियन बिजनेसमैन ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इसके साथ ये जो चार्ट तो मैं देख रहा होगा, तो मैं देख रहा था कि अभी कैसे, एक तो क्या होता है जैसे कैरियर लॉन्चर जो करते हैं ना, तो ये इसने उसको रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फॉलो किया कि हम उसी से दोबारा मल्टी सैटेलाइट्स उसी से छोड़ें। जैसे हमने PSLV है अपना, तो उन्होंने एक कैरियर लॉन्चर से ही बार बार मल्टी यूज किया, ऐसा नहीं कि एक बार सैटेलाइट लॉन्च किया और वो खराब हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस होगी। अब देखिए 1980s में अगर आपने, जैसे यूएस का स्पेस शटल है, ये $61,700 पर केजी का पेलोड, अगर आपने पेलोड लेके जाना है 500 केजी का या 1000 केजी का, तो आप देखिए कितना कॉस्ट पड़ जाती है। लेकिन वही जाके रिड्यूस, जो स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी है, ये $1400 पर केजी, तो देखिए अराउंड 40 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। तो जब आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ पाएंगे सेम अमाउंट में, और ज्यादा से ज्यादा जो आपके जो आप पैसेंजर्स हैं, जो टूरिज्म स्पेस आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो आप ज्यादा भेजेंगे। तो ये अपने आप में शो कर रहा है कि किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, इसका मैं कुछ मैंने ड्राफ्ट जो है आप लोगों को इसका जो PDF वो शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो वो मेरे को नहीं लगता कि उसको कोई पढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट ऑन माय पार्ट मैंने भेज दिया है, तो वो आप इसको देख लेना। अब मैं यहाँ पर कुछ इसके शॉर्ट पॉइंट्स देखना चाह रहा था कि वो कहीं पे हैं कि नहीं है, मैंने सेव तो किए थे, चलो ओके मिल गए मेरे को। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूरा ओपन स्पेस ट्रीटी 1967 के ऊपर फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप अपने साइलेंट फीचर्स बना लीजिए उसके। हाँ 2 मार्क्स में पूछ लिया इस तरह का, लेकिन ये जो मैंने एक ओवरव्यू बताया है ये एक इंटरेस्ट के लिए विद लेटेस्ट फैक्ट्स के साथ, और पीजी क्लासेस में थोड़ा एनालिटिकल पेपर आ सकता है। अब ये जो साइन हुआ था आपका 27 जैन 1967 को, इन्फोर्स हुआ था ये अक्टूबर 1967 को। आउटर स्पेस जो ट्रीटी है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स यही हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अदर सेलेस्टियल बॉडी का मतलब समझ रहे हो? सेलेस्टियल्स पता होगा सभी को भैया, आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं यार, आपके सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं आपकी, और दूसरे भी जो उसके स्पेस के अंदर कुछ भी मिलेगा आपको। यहां पर मेन जो आपको रखना है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। बायो वेपन्स
वो आपको ये नहीं कि आउटर स्पेस में गए और आपने वहां पे प्लेस कर दिया और वहां पे कुछ ब्लास्ट हो गया। तो आप अगर देखोगे एक सैटेलाइट होता है, अल्टीमेटली अगर आपने एक स्पेस में एक डॉग भेज दिया तो वो डॉग घूमता ही रहेगा, उसकी डेड बॉडी घूमती रहेगी, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या है कि वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी और उसके फिर जो फर्दर पीसेज बनेंगे वो भी एयर स्पेस में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इतने सैटेलाइट्स हैं, तो ये कई बार तो अपने आप में भी कोलाइड कर जाते हैं, नहीं तो स्प्लिट होके जो डेब्रीज हैं तो वो भी किस तरीके से कितना स्पेस में गंद फैला दिया है, ठीक है, इस साइंटिफिक ग्रिड के चक्कर में भी। हाँ, तो वो उसको भी डेब्रीज को भी कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी आनी चाहिए, या इसी ट्रीटी के अंदर उसको स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए कि जिस स्टेट ने उस आउटर स्पेस में अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा है तो उसके डेब्रीज को कंट्रोल करने की ड्यूटी भी उसी की होनी चाहिए। स्पेस, जो आउटर स्पेस है, ये फ्रीली आपका एक्सप्लोर होगा और सभी नेशंस का इक्वल राइट्स है, लेकिन वहां पर कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। इट फॉरबिड्स या प्रोबिट्स द मिलिट्री बेस। ऐसा नहीं है कि यूएसए बीइंग ए स्ट्रॉन्ग कंट्री और रशिया और वहां पे जाके और आपके वहां पे वो मिलिट्री स्टेशन बना दें और फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या है कि वहां पे उसको ऑक्यूपाई कर लें एज ए टेरिटरी टाइप और वहां पे अपना राइट क्लेम करना शुरू कर दें। यू नेवर नो, क्योंकि जैसे प्लॉटिंग भी हो गई है, मैं देख रहा था इंटरेस्टिंग कि वहां पर एक ये कोई डेनिस होप नाम का बंदा है यूएस में, इसने 1980s में प्लॉट भी काटने शुरू कर दिए और ये उनका नाम दे रहा था, मैं वो देख रहा था लूनर डीड, LUNR लूनर डीड के नाम से, और वहां पे वो 1 एकड़ को $25 में बेच रहा है। तुमने भी खरीदना है तो खरीद लो उससे कांटेक्ट करके, ठीक है ना। और वो ऐसा क्लेम भी कर रहा है कि भाई 3 यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ये रोनाल्ड रेगन, जिमी कार्टर और जॉर्ज बुश, इन्होंने खरीद लिए हैं वहां पे प्लॉट, ठीक है। तो तुम पीछे रह गए हो। तो देखिए अब वहां पर लेकिन आप कन्वेंशनल वेपन है वो आप कर सकते हो। कन्वेंशनल वेपन कौन से हो गए आपके, जैसे हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं, ठीक है ना, वो कन्वेंशनल वेपन होते हैं आपके। अब सबसे पहले तो देखिए वही पिक्चर में आते हैं जिनके पास कुछ होता है, यूएसए, यूके, रशिया वगैरह, ये कंट्रीज ने रेटिफाई किया, उसके बाद फिर और कंट्रीज ने रेटिफाई किया इसको, और अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको साइन तो कर दिया, रेटिफाई नहीं किया। सिग्नेटरी होना अलग, रेटिफिकेशन अलग है। रेटिफिकेशन होता है कि आपने आके अपने डोमेस्टिक लॉ में उसको पास किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना, वहाँ पे टेबल पे बैठ के साइन तो कर दिया, हाथ हिला दिया कि ओके वी आर द सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, और आके आप अपना कंट्री में आके डोमेस्टिक लॉ में उसको पास नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यूएन ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर वॉज एस्टेब्लिश इन 1958, ये तो इस कन्वेंशन से पहले ही आ गया था। ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि इस तरीके से आपका आउटर स्पेस ट्रीटी, वैसे तो ये क्या है कि ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, अब ये 1967 की है। आउटर स्पेस में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, खासकर नासा, और जिस तरीके से अब कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया है, स्पेस टूरिज्म स्टार्ट हो गया है, माइनिंग, आप देखिए कल को क्या है कि सेलेस्टियल माइनिंग भी होगी आपको, क्योंकि वो उनकी नज़र होगी हीलियम 3 पे, मिनरल्स पे, प्लेटिनम जैसे उस पर, ठीक है ना, जो रेयर आपके मिनरल्स हैं, तो उनको लाके अब ये होगा स्पेस टू अर्थ बिजनेस मॉडल, स्पेस टू स्पेस बिजनेस मॉडल, यानी अब उस पे लोड को वहां से वापिस लेके आना दोबारा फिर खर्चा लगेगा। और स्पेस टू स्पेस मॉडल क्या है आपका कि स्पेस में ही उसको माइनिंग किया, प्लेस किया और अपने दूसरे प्रोजेक्ट में उसको वहीं के वहीं यूज किया, रेदर देन दोबारा अर्थ पे आकर फिर आप लेके जाओ, तो उससे काफी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरीके का जो ये स्पेस टू स्पेस और स्पेस टू अर्थ जो बिजनेस मॉडल है, अब ये पाइपलाइन में है। तो ये डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं ये लगे हुए हैं, और कुछ ना कुछ मेरे को लगता है कि स्पेस एक्स जैसी जो ये काफ़ी एडवेंचरस जो कंपनियां हैं, ये दे में डू वंडर्स, और वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा देख सकते हैं कि जहाँ पे पता लगा कि भैया अब अर्थ पे तो ह्यूमन काइंडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लेट अस टेक इट टू द मून आल्सो, ठीक है ना। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वाटर एंड ऑक्सीजन। The moment we get it on moon, the things will change after some duration. The poor people will left on the earth, the rich or richest people will go to the moon.
they will enjoy their life there. So thank you. With this, today's class is over.